गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। आइए आज पढ़ते हैं राजस्थान की अनुसूचित जाति एवं जनजाति। इससे रिलेटेड प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं इसी के बारे में। ताराभात की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? ताराभात की ओढ़नी कौन सी जाति पहनती है? राजपूत, जाट, गुर्जर या फिर आदिवासी? तो ये पहनती है आदिवासी आदिवासी स्त्रियां ताराभात की ओढ़नी पहनती है। आइए व्याख्या देखते हैं। आदिवासी स्त्रियों के प्रमुख वस्त्र। ताराभात की ओढ़नी जो आदिवासी युवतियों की प्रिय ओढ़नी, जिसमें जमीन भूरी लाल व किनारों का छोर काला होता है। कैरी भात की ओढ़नी, इसमें जमीन लाल तथा बिंदिया सफ़ेद व पीले रंग की होती है। इसकी जमीन पर सफ़ेद रंग के ज्वार के दोनों जैसी बिंदी व किनारे और पल्लू के कैरी लगी होती है। कटकी अथवा पावली भात की ओढ़नी अविवाहितों की ओढ़नी, जिसकी जमीन लाल काले रंग युक्त व बूटिया सफ़ेद रंग की होती है। ये अपने लहरदार की ओढ़नी, ज्वार भात की ओढ़नी, जामसाई साड़ी, नांदा साड़ी या चूनर साड़ी, लूगड़ा अथवा अंगोछा साड़ी, रैनसाई, ये सभी आदिवासी समुदाय की महिलाओं के प्रमुख वस्त्र माने जाते हैं, ओढ़नियाँ मानी जाती है। याद रखना, ताराभात की ओढ़नी, कैरी भात की ओढ़नी, कटकी अथवा पावली भात की ओढ़नी, लहर भात की ओढ़नी, जामसाई साड़ी, ज्वार भात की ओढ़नी, नांदड़ा, चूनड़, लुगड़ा और रैनसाई। बस इतना ही याद करना है। इनके जो बीच वाले ऑप्शन ये हैं, इनको पढ़ो तो पढ़ो, मत पढ़ो। जबकि कटकी अथवा पावली भात की ओढ़नी ये किन की है? तो आदिवासी समुदाय की। इस प्रकार याद रखना है। कटारी भात से क्या आशय है? तो कटारी भात से आशय है यह एक प्रकार का वस्त्र है। कटारी भात ये क्या है? एक प्रकार का वस्त्र है। हमने अभी देखा था कैरी भात को ही कटारी भात कहा जाता है। शायद कैरी भात को ही क्या कहा जाता है? कटारी भात कहा जाता है। आइए आगे आते हैं। कटारी भात क्या है? एक प्रकार का वस्त्र है। आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है। कटकी वस्त्र पहना जाता है, तो ये अविवाहित युवतियों द्वारा पहना जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जाति कौन सी है? सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जाति है मीणा जनजाति। कौन सी है? मीणा जनजाति। आइए इसके बारे में देखते हैं। राजस्थान की जनजाति में सर्वाधिक संख्या मीणा, फिर आती है भील और सेकंड नंबर पर आती है गरासिया। इस प्रकार से याद रखना है। मीणा एक नंबर पे सर्वाधिक है, इसके बाद है भील और इसके बाद है गरासिया। तो इस प्रकार याद रखना है। पूछा जा सकता है कि इसमें मीणा को नहीं दिया जाए और भील ऑप्शन में दे दिया जाए, मीणा को हटा के कोई भील, गरासिया, इसके बाद में और जाति दे दी जाती है गुर्जर। तो इस प्रकार दे दी जाए तो उसमें ऑप्शन भील है, तो भील करना पड़ेगा। तो पहले नंबर पे मीणा आती है, इसके बाद भील आती है, फिर गरासिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जनजाति में संख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर कौन सी है? तो अब मैं पूछा वहीं आ गया। दूसरे नंबर पे है भील और तीसरे नंबर पर कौन सी है? गरासिया। इसके बाद चौथे नंबर पे है सहरिया। इस प्रकार याद रखना होगा। मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख है? तो मत्स्य पुराण में मीन जनजाति बोले तो मीणा जनजाति का इसमें उल्लेख है। मीणा शब्द का शाब्दिक अर्थ मछली होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इन्हें मत्स्य अवतार का रूप माना जाता है। मत्स्य पुराण में मीणा जनजाति का उल्लेख है। मोरना किस जनजाति से संबंधित है? तो मोरना ये भील जनजाति से संबंधित है। और क्यों संबंधित है? देखिए,
राजस्थान की मीणा जनजाति का राष्ट्रीय पक्षी मोर से अधिक लगाव रहा है। इसी कारण मोरडी मारना इसकी परंपरा का प्रमुख अंग माना गया है। पड़िहारी पड़िहारी मीणा कौन से? पड़िहारी मीणा जनजाति क्षेत्र मूलतः है। तो पड़िहारी मीणा ये टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। पड़िहारी मीणा टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी क्षेत्र में। मीणा वर्ग पड़िहारी मीणा टोंक, बूंदी क्षेत्र में रहते हैं। चौकीदार मीणा ये राजाओं के कोषागार व महलों की रक्षा करते थे। चौकीदार मीणा। जमींदार मीणा ये खेती, पशुपालन आदि व्यवसाय करते थे। चर्मकार मीणा ये चमड़े से संबंधित व्यवसाय करते थे। और रावत मीणा ये स्वर्ण राजपूतों से संबंध रखने वाले मीणा हुआ करते थे। रावत मीणा। सुरेता वाला मीणा ये अन्य जातियों से वैवाहिक संबंध रखने वाले होते हैं। सुरेता वाला मीणा। कर्नल टॉड के अनुसार मीणाओं का मूल निवास स्थान निम्न में से कौन सा है? तो मूल निवास ये काली खोह जयपुर में पड़ती है। तो काली खोह पर्वतमाला जयपुर का इनका मूल निवास माना जाता है मीणाओं का। ये कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार है। सॉरी, काली खोह अजमेर में है, अजमेर से आगरा तक है। बिल्कुल हाँ, लेकिन काली खोह ये जयपुर से है, बिल्कुल ये बात सही है। तो ये दीह पर्वतमाला पड़ती कहाँ पे है? अजमेर से आगरा। इसमें काली खोह जो आमेर का किला है वो काली खोह में बसा हुआ है। भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पात्या। भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर क्या पात्या पहनते हैं? पात्या अथवा पोत्या। पोत्या भीलों के सिर पर स्थित सफ़ेद साफा होता है, जिसे फेंटा सिर पर बांधा जाने वाला लाल पीला केसरिया होता है। फेंटा साफा कैसा होता है? सफ़ेद होता है, और फेंटा लाल पीला केसरिया हो सकता है। भीलों के वस्त्रों के संदर्भ में फेंटा क्या है? तो फेंटा है एक प्रकार का सिर का वस्त्र अथवा पगड़ी बोल सकते हैं उसको। भील जनजाति में कछावू कौन पहनता है? याद रखना इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो कछावू है महिलाओं के है कछावू, महिलाएं पहनती है कछावू। भील स्त्रियों का काले व लाल रंग का क्या होता है? घाघरा, उसे ही क्या कहते हैं? कछावू कहते हैं। तो कौन पहनती है? भील स्त्रियां पहनती है। भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा जिस नाम से जाना जाता है वह है कछावू। क्या है? कछावू। खोएतू वस्त्र संबंधित है। खोएतू वस्त्र संबंधित है तो ये भील जनजाति से है। खोएतू वस्त्र संबंधित है भील जनजाति से। भील पुरुषों द्वारा कमर पर बांधे जाने वाले लंगोटी को खोएतू तथा भील महिलाओं द्वारा कमर में पहने जाने वाली लंगोटी को खोपत कहते हैं। याद रखना, भील पुरुषों द्वारा कमर में बांधे जाने वाली लंगोटी को खोएतू कहते हैं तथा भील महिलाओं द्वारा कमर में पहने जाने वाली लंगोटी को खोपत कहते हैं। भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे खोएतू कहते हैं। भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवारों पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र को क्या कहते हैं? तो उसे भराड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? भराड़ी कहते हैं। भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र को क्या कहते हैं? भराड़ी कहते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। राजस्थान के दक्षिणांचल बोले तो कुशलगढ़ क्षेत्र में भील जीवन में व्याप्त वैवाहिक भित्ति चित्रण की प्रमुख लोक देवी भराड़ी माता है, तो उसे भराड़ी के नाम से जाना जाता है। बोले तो देवी माता की मूर्ति, लोक देवी की मूर्ति चित्र बनाया जाता है भराड़ी माता का दीवार पर। भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? तो छेड़ा फाड़ना क्या है? तलाक देना होता है छेड़ा फाड़ना। और ये सब जानते हैं तुम
छेड़ा फाड़ना या तलाक। जो भील अपनी स्त्री का त्याग करना चाहता है वह अपनी जाति के 5 लोगों के सामने नई साड़ी के पल्ले में रुपया बांधकर उसको चौड़ाई की तरफ से फाड़कर स्त्री को पहना देता है। इससे यह समझा जाता है कि वह स्त्री अपने पति के द्वारा परित्याग कर दी गई है। भीलों की भाषा में ढेफाड़ा क्या है? तो ढेफाड़ा है तंग धोती। याद रखना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहीं एग्जामों में पूछा गया है। तो तंग धोती ये ढेफाड़ा है। क्या है? ढेफाड़ा है। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? तो ये भील जनजाति का रणघोष है। फतेह फतेह अग्नि नृत्य से संबंधित है और फायरे फायरे भील जनजाति के रणघोष है। बहुमठ है। तो बहुमठ क्या है? बहुमठ ये मेवाड़ में भील आदिवासी वाला क्षेत्र है। बहुमठ याद रखिएगा, बहुमठ ये मेवाड़ में भील आदिवासी वाला क्षेत्र है बहुमठ। राजस्थान में याद रखना, ये बहुमठ का क्षेत्र किधर किधर है? तो डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही और उदयपुर जिले का अरावली पर्वतीय आदिवासी प्रदेश बहुमठ क्षेत्र कहलाता है। ये पूछा जा सकता है बहुमठ क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है? उदयपुर, पूर्वी सिरोही व डूंगरपुर, ये क्षेत्र का जो पर्वतीय इलाका है उसे हम बहुमठ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। मक्का राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है? मक्का राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है? तो ये भील जनजाति का मुख्य भोजन है। मक्का भील जनजाति का मुख्य भोजन है। पाल किसे कहते हैं? तो भीलों की बस्ती को पाल कहते हैं। भीलों की बस्ती को क्या कहते हैं? पाल कहते हैं। भीलों के बहुत से झोंपड़ों के समूह को फला कहते हैं। बहुत से झोंपड़े होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? फला कहते हैं। तथा कहीं फला मिलकर क्या बन जाते हैं? गांव, और गांव को कहते हैं पाल। याद रखना, फला किसे कहते हैं? बहुत सारे झोंपड़े मिलके, जैसे 10-20 झोंपड़े इकट्ठे होते हैं तो उनको फला कह देते हैं। और फिर इनके बाद में बोले तो 80 से 100 के लगभग हो जाते हैं तो उनको एक गांव हो जाता है, तो उन्हें पाल कहते हैं। कू क्या है? तो कू भील जनजाति का घर होता है। याद रखना, कू होता है भील जनजाति का घर। और कू कहीं मिल जाते हैं, मतलब बोले तो झोंपड़े ज़्यादा हो जाते हैं 10-20, उसे फला कहते हैं। और एक गांव बन जाता है तो उसे पाल कहते हैं। कू अथवा टापरा, भीलों के घरों को कू अथवा टापरा कहा जाता है। आयताकार स्वरूप में निर्मित इन घरों की दीवारें बांस या पत्थर की, फर्श कैसा होता है? मिट्टी का। और जो छत कैसी हुआ करती थी? दीवारें, घरों की दीवारें बांस की या पत्थर की हुआ करती थी। और फर्श मिट्टी का, और छत कैसी? खपरेल। कैसी होती थी? खपरेल या घास फूस की बनी होती है। याद रखना, भीलों की जो घर का छत है, घर की छत, वो खपरेल की या घास फूस की बनी होती है। भीलों में टापरा बोले तो घर के बाहर बना बरामदा ढालिया या ढहलिया कहलाता है। भीलों के कमरे के बाहर स्थित बरामदे को कहा जाता है, तो अभी देखा हमने डहलिया। क्या कहते हैं? डहलिया कहते हैं। कू क्या होता है? इनका घर होता है। पाल क्या होता है? गांव का नाम होता है। गांव को क्या कहते हैं? पाल कहते हैं। तो याद रखना, इसका ऑप्शन आंसर होगा ये। भील जनजाति में पेय पदार्थ किस वृक्ष अथवा पौधा का अधिक उपयोग किया जाता है? तो ये महुआ के वृक्ष के पौधे का अधिक उपयोग करते हैं शराब बनाने में। देखिए, भील जनजाति का सर्वाधिक पसंद वाला वृक्ष कौन सा है? महुआ से बनी शराब तथा ताड़ का रस भीलों का सोमरस माना जाता है। ताड़ का रस और शराब भील लोग बड़े चाव से पीते हैं। ये शराब और ताड़ का रस भील लोग बड़े चाव से पीते हैं। महुआ को भीलों का
कल्पवृक्ष भी कहा जाता है। महुआ वृक्ष को भीलों का कल्पवृक्ष भी कहा जाता है। भील बर और बधु पवित्र वृक्ष पीपल है इनका। भीलों का जो बर और बधु पवित्र वृक्ष हैं वो पीपल है, साल है, सागवान है, बांस को साक्षी मानकर पति पत्नी बन जाते हैं। याद रखना, जो भीलों के जो बर वधु होते हैं वो जो पवित्र वृक्ष माने जाते हैं कौन कौन से? पीपल, साल, सागवान, बांस, इनको साक्षी मानकर क्या बन जाते हैं? पति पत्नी बन जाते हैं। यहाँ पे हाथी बेंडो प्रथा चल लागू है। कौन सी? हाथी बेंडो प्रथा। बोले तो पेड़ों के साथ मतलब पेड़ों को साक्षी मानकर क्या शादी कर लेते हैं। अपन के यहाँ पे अग्नि को साक्षी मानकर, ये पेड़ों को साक्षी मानकर शादी कर लेते हैं भील पुरुष महिला, लड़का लड़की। राजस्थान में उंदरिया पंथ किससे संबंधित है? तो उंदरिया भीलों से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। पटवार एग्जाम में पूछा गया, जेल प्रहरी में पूछा गया है। तो उंदरिया पंथ है भीलों में। उंदरिया जयसंबंध झील उदयपुर में, और जयसंबंध उसके आसपास रहने वाले भीलों में प्रचलित अति मार्ग जो वाम मार्गी पंथ के उंदरिय पंथ होते हैं। आगे आते हैं, भील जनजाति विवाह के अवसर पर मंडप की सजावट किस वृक्ष की पत्तियों से करते हैं? तो मंडप की सजावट किससे करते हैं? आम के वृक्ष से। और ये तो यहाँ पे भी अपन के यहाँ पे भी कहीं कहीं जगहों पर आम लगाया जाता है, बिल्कुल लगाया जाता है। तो भील जनजाति विवाह के अवसर पर मंडप की सजावट आम के वृक्षों की पत्तियों से करते हैं। ये तो अपन भी जानते हैं। आज भी अपन कहीं यज्ञ हवन होता है, वहाँ पे आम के वृक्षों का पत्तियों का उपयोग किया जाता है। तो ये तो आपको याद हो जाएगा। गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों का नेता है? तो गमेती भील जनजातियों का नेता हुआ करता है। गमेती जिसे हम पालवी भी कह सकते हैं। गमेती अथवा पालवी अनेक वंश से संबंधित भीलों के गांव का मुखिया होता है। अनेक वंश से संबंधित भीलों के गांव के मुखिया को गमेती अथवा पालवी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तदबी क्या चीज होती है? एक ही वंश से संबंधित भीलों के गांव के मुखिया को तदबी कहा जाता है अथवा बंसाओ कहा जाता है। एक ही वंश से संबंधित भीलों के गांव के मुखिया को तदबी कहा जाता है, जबकि अनेक वंश से संबंध रखने वाले संबंधित भीलों के गांव का मुखिया गमेती कहलाता है। मुखी डामोर जनजाति का मुखिया होता है। मुखी याद रखना, भीलों का तो गमेती होता है, लेकिन डामोर जाति का कौन सा होता है? मुखी होता है। और कोतवाल जाति का सहरिया जनजाति का मुखिया कोतवाल। अब सहरिया जनजाति पाई कहाँ जाती है? तो ये सर्वाधिक बारां जिले में पाई जाती है। गरासिया जनजाति ये सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो सिरोही जिले में पाई जाती है। और इनके मुखिया को सहलौत कहते हैं। क्या कहते हैं? सहलौत। मीणा एवं कंजर जनजाति के मुखिया को पटेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पटेल कहते हैं। याद रखिएगा इनको भी। भीलों के गांव के मुखिया को कहते हैं, तो अभी हमने देखा था भीलों के गांव के मुखिया को गमेती कहते हैं। भीलों के गांव के मुखिया को गमेती कहते हैं। हम ऊपर पढ़ के आए थे, ये देखिए, गमेती अनेक वंश से संबंधित भीलों के गांव के मुखिया को गमेती कहते हैं। तो ये याद रखिएगा। चौकीदार किन्हें कहते हैं? ये भी हम पढ़ गए थे। पटेल किन्हें कहते हैं? तो पटेल हमने पढ़ा था। कंजर और मीणा जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं? पटेल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की जनजाति नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो ये देखिए, भील है, मीणा है, डामोर है, हमने पढ़ रखा है। तो ऑप्शन जो है वो तो है, बाकी जो ऑप्शन में हमारे समझ में नहीं आता है। खटीक हमारे यहाँ पे देखें, ये मत समझना खटीक, लेकिन खटीक है, लेकिन खटीक हमारे यहाँ की जनजाति नहीं है। जबकि मीणा, डामोर, भील ये राजस्थान की जनजाति है। खटीक कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। महाराष्ट्र की अनुसूचित जाति है खटीक। गरासिया जनजाति के गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? तो गरासिया जनजाति के मुखिया को नाम किस नाम से? तो ये
सहलौत के नाम से जाना जाता है। सेलोत अथवा सहलौत के नाम से जाना जाता है गरासिया जनजाति के मुखिया का नाम। हम ऊपर भी पढ़ के आए थे, किस नाम से? सहलौत। गरासिया जनजाति के मुखिया का नाम सहलौत। सहरिया जनजाति के कोतवाल। तो ये जो सिरोही में रहते हैं उनको सहलौत कहते हैं, बारा में रहते हैं उन्हें कोतवाल कहते हैं। ये भी याद रखना है इस हिसाब से। और डामोर के क्या कहते हैं? मुखिया के मुखी कहते हैं डामोर वालों को। तो गरासिया जनजाति के सहलौत और डामोर वाले को मुखी कहते हैं। हारी भारी कृषि का मूल रूप किस जनजाति से है? तो हारी भारी कृषि का रूप ये गरासिया संबंधित है, गरासिया से। और गरासिया कहाँ पे सर्वाधिक? तो ये सिरोही जिले में सर्वाधिक है गरासिया जनजाति। हारी भारी कृषि कहाँ से है? ये किस जनजाति से है? तो ये गरासिया से है। गरासिया जनजाति द्वारा की जाने वाली सामूहिक कृषि हारी भारी कहलाती है। सामूहिक कृषि क्या कहलाती है? हारी भारी कहलाती है। कौन सा विवाह गरासिया जाति में प्रचलित नहीं है? तो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, उनमें पूछा है कि गरासिया जनजाति से कौन सा विवाह प्रचलन में नहीं है। तो देखिए, मोरिया बांदिया ये गरासिया जनजाति से है। पहरावड़ा ये भी गरासिया जनजाति से है। ताड़ना ये भी गरासिया जनजाति से है, जबकि लाली मोरियो नहीं है। आइए तो गरासिया जाति के विवाह के 3 प्रकार। पहरावड़ा, इस प्रकार के विवाह में ब्राह्मण की अनुपस्थिति में नाम मात्र के फेरे लेकर विवाह किया जाता है, तो इसे पहरावड़ा कहते हैं। और ये कौन सी जाति करती है? गरासिया जनजाति। मोरबंदिया क्या है? तो गरासिया जाति के लोग द्वारा मोरबंदिया विवाह में हिंदुओं की भांति फेरे आदि की रस्मों का निर्माण किया जाता है। याद रखना, गरासिया जाति के लोगों द्वारा मोरबंदिया विवाह में हिंदुओं की भांति फेरे आदि की रस्मों का निर्माण किया जाता है मोरबंदिया में। ये हिंदुओं की तरह। आगे आते हैं ताड़ना। इस विवाह में फेरों की रस्म नहीं होती है, बल्कि वर पक्ष के द्वारा कन्या पक्ष को पंचों द्वारा निर्धारित धापा, बोले तो कन्या मूल्य चुकाया जाता है। इसमें गणगौर के मेले के अवसर पर लड़का लड़की को भगा कर ले जाता है तथा दोनों दूर जाकर जीविकोपार्जन करना शुरू कर देते हैं। तत्पश्चात कन्या पक्ष की ओर से उसकी तलाश करके विवाह कर दिया जाता है। तो ये ताड़ना है। ताड़ना तो एक बेकार प्रथा है, आप जहाँ समझ गए हो, भगा के ले जाते हैं। मोरबंदिया हिंदुओं की तरह मतलब शादी होती है, खूब फेरे होते हैं। और पहरावड़े में क्या होता है? इसमें ब्राह्मण की उपस्थिति नहीं होती है, बोले तो मंत्रों का उच्चारण नहीं होता है पहरावड़े। और ये किस जाति से? तो ये गरासिया जनजाति से। याद रखना, पहरावना, मोरबंदिया, ताड़ना। मोरबंदिया, पहरावना, ताड़ना विवाह निम्न में से किस जनजाति से है? तो क्वेश्चन ही आ गया, देखो, गरासिया जनजाति से है। सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू। सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू राजस्थान की किस जनजाति से है? तो ये गरासिया जनजाति से है। हेलरू गरासिया जनजाति से संबंधित है। राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति केंद्रित है? तो सहरिया जनजाति केंद्रित है ये बारा में। सहरिया बोला था मैंने, बारा में, और गरासिया सिरोही में। याद रखिएगा, यह राजस्थान की एकमात्र आदिवासी, कौन सी बात हो रही है? सहरिया जनजाति की। सहरिया जनजाति राजस्थान की एकमात्र आदिवासी अथवा प्राचीन जनजाति है जो बारा जिले के किशनगंज और साहेबाद में निवास करती है। सहरिया वाल्मीकि को अपना आदि गुरु मानती है। याद रखना, किसको गुरु मानती है सहरिया जनजाति? तो वाल्मीकि को अपना आदि गुरु मानती है। भारत सरकार ने सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति होने के कारण केवल इस जनजाति को आदिम जनजाति समूह की सूची में रखा है। इसे बोले तो प्रिमिटिव ट्रिबल ग्रुप में इसे रखा गया है। आदिम जनजाति समूह में किसको रखा गया है? तो ये सहरिया जनजाति को रखा है। और इसके गुरु कौन होते हैं? आदि गुरु
वाल्मीकि होते हैं, ये कहाँ रहती है? बारां जिले में, बारां जिले के किशनगंज और साहेबाद जगह पे। आगे आते हैं, राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में रखा गया है? तो क्वेश्चन ही आ गया, देखो आदिम जनजाति समूह के रखा गया है सहरिया जनजाति। अब इम्पोर्टेंट है ना, राजस्थान की कौन सी जनजाति मुख्यतः बारां जिले के साहेबाद और किशनगंज तहसील में निवास करती है? तो ये करती है सहरिया जनजाति। ये तो आप याद हो गया बिल्कुल पक्का। धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? धारी संस्कार, तो ये सहरिया जनजाति में प्रचलित है धारी संस्कार। सहरिया जनजाति का धारी संस्कार मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की अस्थियां व राख एकत्रित कर रात्रि में साफ आंगन में बिछाकर ढक देते हैं। एक दूसरे दिन उसे देखते हैं। यह मान्यता है कि इस राख में जिस आकृति पद चिन्ह बनते हैं मृतक उसी योनि में पुनर्जन्म लेते हैं। आकृति देखने के बाद अस्थियों एवं राख को सीतावाड़ी में स्थित बाणगंगा या कपिलधारा, बाणगंगा वहाँ की, ये जयपुर वाली नहीं दोस्तों, बाणगंगा या कपिलधारा में प्रवाहित कर दिया जाता है। सहरिया समुदाय में इसे धारी संस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं? धारी संस्कार कहते हैं। याद रखना, धारी संस्कार में आपको एक ही बात में बता देता हूँ, जब कोई मर जाता है तो मर जाने के बाद पहले दूसरे तीसरे दिन क्या रखते हैं? एक वो होता है ढकोला, ढकोला के नीचे एक थाली रखते हैं, उसमें राख भर के रखते हैं और राख को बिल्कुल लेवल कर रखते हैं, उस पर कोई भी चिन्ह ना हो। इसके बाद सुबह उठते हैं और उसको देखते हैं तो उसमें कुछ चिन्ह नज़र आता है, जैसे मोर के पंजों का, सांप का, पक्षी का पैरों का, तो उस प्रकार वो चिन्ह होता है। तो उन चिन्हों को वो लोग धारियों को देख कर ही पता लगाते हैं कि इस मरने वाले ने अब आने वाले उनका जन्म होगा वो किस योनि में होगा। बोले तो किस जानवर के रूप में जन्म लेगा, मनुष्य के रूप में लेगा या मनुष्य का लेगा तो वो पैर का आ जाएगा। तो ये होता है धारी संस्कार। याद रखना, ये होता है धारी संस्कार और ये जनजाति में प्रचलित है। किसमें? सहरिया जनजाति में। आगे आते हैं, राजस्थानी संस्कृति में खपटा क्या है? खपटा क्या है? तो ये सहरिया पुरुषों का साफा है। सहरिया पुरुषों का साफा है खपटा। याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। खपटा क्या है? सहरिया पुरुषों का साफा है। खपटा सहरिया पुरुषों का साफा है। सलूका सहरिया पुरुष वर्ग की अंगरखी है। सलूका। पंछा, ये सहरिया पुरुषों की घुटनों तक ऊंची धोती होती है, पंछा। राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ क्यों जाना जाता है? ये इम्पोर्टेंट है। मानगढ़ धाम क्यों जाना जाता है? मानगढ़ क्यों जाना जाता है? तो ये आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन, ये मानगढ़ पहाड़ी पे हुआ था, तो उसी को ही इसी वजह से मानगढ़ को जाना जाता है। और ये कहाँ पे है? बांसवाड़ा में है मानगढ़। आइए आगे देखते हैं। मानगढ़ बांसवाड़ा में है। आनंदीपुरी पंचायत समिति से लगभग 14 किलोमीटर दूर गुजरात सीमा पर स्थित मानगढ़ धाम में शरद पूर्णिमा पर आदिवासी भक्त संप्रदाय के व्यक्तियों द्वारा मेले का आयोजन किया जाता है। उल्लेखनीय है कि मानगढ़ वार्षिक अधिवेशन 17 नवंबर 1913 में सेना द्वारा गोलियां चलाई गई, जिससे 1500 भील से भी अधिक भील मारे गए थे मानगढ़ में। इस वजह से ही है, मतलब इसे जाना जाता है। यहाँ पे दर्दनाक 1500 लोगों की मौत हो गई थी। भील गरासिया जनजाति में धापा क्या है? बिल्कुल इम्पोर्टेंट है धापा। बोले तो कन्या पक्ष द्वारा, ये देख इसके बारे में क्या होता है, कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से क्या लेते हैं? कन्या के बदले में धनराशि लेते हैं, उसे ही हम धापा कहते हैं। क्या कहते हैं? दापा कहते हैं। कन्या वाले लड़के वाले से क्या लेते हैं? पैसे लेते हैं। बोले तो भाई हमें 1 लाख रुपए दे जा और हमारी बेटी को ले जा,
तो कहने का मतलब ये होता है दापा। ठीक है दोस्तों, ये होता है दापा। ये भील गरासिया जनजाति में लेते हैं दापा। कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में क्या ले लेते हैं, धन राशि लेते हैं। राजस्थानी दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बड़ावली का क्या अर्थ है, बड़ावली का क्या अर्थ है, तो ये दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाले होते हैं। कौन होता है, दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला होता है बड़ावली। क्या होता है, बड़ावली। आगे आते हैं, देखिए बड़ालिया ये होते हैं जनजाति में दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला। आदिवासियों में लीला मौर्य संस्कार किससे है, ये इंपॉर्टेंट है। लीला मौर्य संस्कार विवाह से संबंधित है। किससे संबंधित है, विवाह से। कंजर जनजाति द्वारा हाकम राजा का प्याला पीकर किस बात की कसम खाई जाती है, तो ये खाई जाती है सत्य बोलने की। कंजर जाति हाकम राजा का प्याला पीने के बाद झूठ नहीं बोलती है, ये तो आप जानते हो। तो सत्य बोलने की कसम खाई जाती है। जिस प्रकार कोर्ट में भगवत गीता को सत्य मानकर सत्य बोलते हैं, तो उसी प्रकार ये हाकम राजा का शराब पीकर झूठ नहीं बोलते हैं कंजर जाति। कंजर जनजाति में सच जानने के लिए दोषी व्यक्ति को पंचायत के सामने कसम खानी पड़ती है, जिसे हाकिम राजा का प्याला कहते हैं। किस जाति के लोग चोरी करने निकलते हैं तो भैंसासुर की फड़ की पूजा कर शकुन लेते हैं। भाई ये कौन लेते हैं, बागरी। भैंसासुर की फड़ की पूजा करते हैं बागरी, और कंजर करते हैं हनुमान जी और चौथ माता की। कंजर जाति जब चोरी करने जाती है तो भैंसासुर की नहीं, हनुमान जी और चौथ माता की पूजा करते हैं। और ये कौन सी जाति है, बागरी। बागरी जाति जब चोरी करने जाती है तो वो भैंसासुर की फड़ की पूजा कर शकुन लेते हैं। भैंसासुर की फड़ का वाचन नहीं किया जाता है, भैंसासुर की फड़ का वाचन नहीं किया जाता तो उसे क्या करते हैं, पूजा करते हैं। क्या करते हैं, पूजा करते हैं। बागरी जाति के लोग इसकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखा है, तो बीजा और माला ये सासी जनजाति की है। बीजा व माला राजस्थान की सासी जनजाति की शाखाएं हैं। आइए इनके बारे में समझते हैं। सासी जनजाति की उत्पत्ति सासमल से मानी जाती है। सासी जनजाति भरतपुर व अजमेर जिले में निवास करती है। इस जनजाति के बीजा और माला नामक दो समुदाय हैं। सासी जनजाति हरिजनों को अपने से श्रेष्ठ मानते हुए अपने विवादों का निपटारा उन्हीं से करवाती है तथा ये अपनी महिलाओं को उसके सामने नचवाते हैं। याद रखना, सासी जनजाति की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, सासमल से। और सासी जनजाति भरतपुर व अजमेर जिले में निवास करती है। ये पूछा जा सकता है। इस जनजाति के बीजा और माला नामक दो समुदाय हैं। सासी जनजाति हरिजनों को अपने से श्रेष्ठ मानते हो अपने विवादों का निपटारा सासी जनजाति में कौन करते हैं, हरिजन ही करते हैं तथा ये अपनी महिलाओं को उनके सामने नचवाते हैं, हरिजनों के सामने नचवाते हैं। तो याद रखना सासी जनजाति के बारे में, ये आप समझ में आ गया होगा। बीजा और माला राजस्थान की किस जनजाति से है, तो सासी जनजाति से है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो वे होते हैं, कौन होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, हरिजन, उनसे भी नीचे मानते हैं इनको, सासी जनजाति को। और याद रखना, सासी जनजाति का कोई मुकदमा केस होता है छोटा मोटा, जैसे पंचायत में काम करता है, तो उनका जो न्याय करता है वो हरिजन ही करता है। कथौड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है, तो ये उदयपुर में पाई जाती है। ये इम्पोर्टेंट है, कथौड़ी जनजाति उदयपुर में पाई जाती है। कथौड़ी जनजाति उदयपुर जिले के कोटड़ा
झाड़ल, झाड़ोल, सराड़ तथा डूंगरपुर व बारा में निवास करती है, लेकिन इम्पोर्टेंट ज़्यादा कौन सा रहेगा, उदयपुर रहेगा, क्योंकि बारा में सहरिया भी करती है, सिरोही में गरासिया, उस प्रकार उनका बाहुल्य क्षेत्र है। इस प्रकार वैसे तो पूरे ऑल इंडिया, ऑल राजस्थान में सब जगह मिल सकती है कथोड़ी जाति, लेकिन उसका बाहुल्य क्षेत्र देखा जाता है। आगे आते हैं जनजातीय स्थान समूह। तो गरासिया हमने बताया था कहाँ पे है, तो पहले तो देखते हैं सासी। तो ये सासी तो भरतपुर में ही है, भरतपुर अजमेर में, लेकिन भरतपुर क्षेत्र मेन इसका वो है। डामोर, इसके बाद सहरिया। सहरिया हमने किशनगंज और साहेबाद बताया था, ये तहसीलें है 12 जिले की। डामोर ये सीमलबाड़ा, और गरासिया हमने सिरोही बताया था, सिरोही में क्या है, आबू रोड है। तो आप समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इस प्रकार से लगे हुए हैं। आगे आते हैं, ये यहाँ पे हो गया। इसके बाद गरासिया जनजाति प्रधानतः पाई जाती है, तो बता दिया यार, सिरोही जिले में। कहाँ पे, सिरोही जिले में पाई जाती है, आबू रोड के पास। और देखो मैं पूरा ऑल राजस्थान घूमा हुआ हूँ। पहले बता देता हूँ, मेरा फील्ड का काम था, मैं इंजीनियर हूँ। तो गवर्नमेंट इंजीनियर तो नहीं, लेकिन प्राइवेट इंजीनियर था पहले। तो मुझे तो घूमना फील्ड का काम होता था। तो मैं आपको नाम बता देता हूँ, बाड़मेर, सिवाना, जालौर, पाली, फालना, इधर आबू रोड, सरोई की तरफ आबू रोड वगैरह, इधर जोधपुर के बाद में आ जाता था चूरू की तरफ, जो सालासर बालाजी की तरफ। इसके बाद अजमेर, ब्यावर, जयपुर में बहुत किया है, अलवर की तरफ, इधर अपना करौली, हिंडौन, सवाई माधोपुर। ये मतलब चारों तरफ मेरा पूरा ऑल राजस्थान घूमा हुआ हूँ, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, तो सब जगह जाके आया हुआ हूँ। तो टेंशन मत लीजिए, मुझे सब ये ज्ञात है कि कौन सी कहाँ चीज़ कहाँ पे है। और फील्ड में रहता हूँ तो हमेशा यही, मेरे को तो बिल्कुल बेसिक जानकारी है। आइए, तो गरासिया जनजाति प्रधानतः कहाँ पाई जाती है, सिरोही में। सासी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, तो ये है भरतपुर में। सासी जनजाति के लोग मुख्यतः भरतपुर जिले में पाए जाते हैं। डामोर जनजाति का निवास क्षेत्र है, तो डामोर जनजाति का निवास क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में है। डामोर जनजाति का निवास क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में है। राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति की अधिकतम आबादी निवास करती है, तो ये करती है 12 जिले में। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, 12 जिले में। साहेबाद और किशनगंज 2 तहसीलें हैं, उनमें सर्वाधिक देखने को मिलती है। सुमिलित करना है तो सहरिया जनजाति बताया था, बाराकोटा में। डामोर बताया था आपको, गरासिया भी बता दिया, मीणा भी बता दिया, तो पूछने की जरूरत नहीं है, मीणा तो फिक्स होगा, जयपुर दौसा। डामोर अपनी, तो डामोर भी पहले आप जो देखिए कौन कौन सी लगानी है। तो गरासिया लगा लिया क्या, नहीं लगाया, तो इसको लगाओ उदयपुर, सिरोही। डामोर लगा दो अब, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। यदि कथौड़ी भी आ जाती तो उसको किस में लगाते हैं, तो उसको उदयपुर आता उसका ऑप्शन। ठीक है, आगे आते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ, नहीं समझ में आता तो सहरिया जनजाति ये अपना बाराकोटा, डामोर अपनी पहले मीणा लगाओ, जयपुर दौसा, जो अपने पे पहले आता है उसको पहले लगाओ। गरासिया, तो गरासिया सिरोही है, तो उदयपुर, सिरोही। यदि एक भी ऑप्शन आपको याद है तो आप कर दोगे। और डामोर अपना डूंगरपुर, बांसवाड़ा। आगे आते हैं, निम्न में से राजस्थान की प्रमुख जनजाति के संकेंद्रण है। तो देखिए, मैं आपको बिना क्वेश्चन देखे पहले बता देता हूँ, इस जगह कौन सी है, अपनी सासी जनजाति है भरतपुर की तरफ। इधर अपनी कौन सी जनजाति है, तो ये 12 क्षेत्र है लगभग जहाँ तक जाता है। तो यहाँ पे सहरिया जनजाति है, यहाँ पे अपनी डामोर जनजाति है, और यहाँ पे अपनी गरासिया जनजाति है। सिरोही है इस जगह, तो यहाँ पे कौन सी है, गरासिया जनजाति। तो आइए आपके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, सासी जनजाति मैंने आपको बता दिया पहले, सासी जनजाति। सहरिया जनजाति, ये सहरिया जनजाति ये, अब इसमें सॉरी डामोर की जगह क्या दे दिया, भील दे दिया, तो ये भील जनजाति।
और गरासिया अपनी यहाँ पे। ठीक है दोस्त, क्योंकि हम ऊपर वाले क्वेश्चन में देख के आए थे तो इस वजह से हमने ये क्वेश्चन बिना देखे किया था कि डामोर हमने बताया था, ये कहाँ पे बताया था डामोर, ये इससे गरासिया अपना बताया था किससे, बाराकोटा से। सहरिया अपना किससे बताया था, सहरिया नहीं, थोड़ा यहाँ पे गलत हो गया, गरासिया अपना उदयपुर, सहरिया अपना ये मीणा और डामोर अपना इस प्रकार से। तो डामोर इस वजह से मैंने कर दिया डूंगरपुर बांसवाड़ा, तो नाराज ना होइए, मैं आपको बता ही रहा हूँ सच में। तो भील भी यहीं पे होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सासी जनजाति भरतपुर में, भील बांसवाड़ा में, और तो डामोर भी अपनी भील कहाँ पे, डूंगरपुर बांसवाड़ा में होती है। सहरिया अपनी बारा में और गरासिया सिरोही में। आगे आते हैं। छैला बावली, छैला बावजी और ग्यारस की रेवाड़ी किस जनजाति के प्रमुख मेले हैं। छैला बावड़ी और ग्यारस की रेवाड़ी ये अपनी डामोर जनजाति से है। किससे है, डामोर जनजाति से छैला बावड़ी और ग्यारस की रेवाड़ी। आइए, छैला बावजी, बावड़ी नहीं बावजी, सॉरी दोस्तों मैं कहाँ, छैला बावजी और ग्यारस की रेवाड़ी ये अपनी डामोर जनजाति से है। आइए, छैला बावजी का मेला गुजरात के पंचमहल नामक स्थान पर बढ़ता है, जिसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। ग्यारस की रेवाड़ी का मेला डूंगरपुर में प्रतिवर्ष अगस्त सितंबर माह में बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है, डूंगरपुर में बढ़ता है ग्यारस की रेवाड़ी का मेला। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले की किस नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास हुआ। तो विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले की किस नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास हुआ, तो ये हुआ था अनास नदी पर। किस पर, अनास नदी पर। आइए इसके बारे में समझते हैं। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त 2022 को बांसवाड़ा के सांगडूंगरी बोरखंडी को जोड़ने वाले अनास पुल की आधारशिला रखी थी। 9 अगस्त 2022 को किस नदी पर, अनास नदी पर अनास पुल की आधारशिला। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 9 अगस्त को। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। आगे आते हैं। जनजाति कल्याण प्रकोष्ठ बोले तो ट्राइबल वेलफेयर सेल की स्थापना में राजभवन जयपुर में की गई थी। जनजाति कल्याण प्रकोष्ठ की स्थापना किस राजभवन जयपुर में की गई थी, तो जनजाति कल्याण की स्थापना ये किस सन में की गई थी, ये पूछा है उसमें, तो 2011 में की गई थी। कब की गई थी, 2011 में की गई थी। देखिए पहले क्वेश्चन बता देता हूँ। जनजाति कल्याण प्रकोष्ठ की स्थापना 2011 में राजभवन जयपुर में की गई थी। अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी, 1975 में। याद रखना इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना 1975 में की गई थी। वह कौन सा जिला जहाँ जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है, तो वह है अपना नागौर। नागौर में जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है। राजस्थान में जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत नागौर में कितना, 0.3% बोले तो 0.30%, 1% में से भी 30% है ना, ठीक है। तो 0.30% एवं बीकानेर में, तो नागौर बीकानेर में सबसे कम जनजाति देखने को मिलती है। याद रखना, नागौर और बीकानेर इसमें सबसे कम जनजाति देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में जनजाति आबादी का सर्वाधिक केंद्राणी युक्त संभाग है। तो सर्वाधिक जनजाति आबादी का सर्वाधिक केंद्राणा है उदयपुर में। ये तो आप जानते हैं, क्योंकि सिरोही में गरासिया है, भील, डांगोर, ये सब उदयपुर क्षेत्र में ही आती है। तो उदयपुर संभाग में सर्वाधिक जनजाति आबादी का क्षेत्रण देखने को मिलता है। देखिए, राज्य में जनजाति आबादी का सर्वाधिक केंद्रण युक्त संभाग उदयपुर है, जिसमें
उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ जिले आते हैं। एकलव्य योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो एकलव्य एक योजना निकाली गई थी सरकार ने, तो उसका उद्देश्य था नवजाति के छात्रों को खेल का प्रशिक्षण देना। सॉरी मेरा बोलने का कुछ कहाँ खो गया मैं। जनजाति के छात्रों को खेल का प्रशिक्षण देना। एकलव्य योजना क्या है? जनजाति के छात्रों को खेल का प्रशिक्षण देना। एकलव्य योजना से संबंधित है जनजाति के छात्रों को खेल का प्रशिक्षण देना। जनजाति उपयोजना क्षेत्र में कक्षा 6 से 12 तक के जनजाति छात्रों को खेलकूद हेतु प्रोत्साहित करने तथा उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयार करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जयपुर द्वारा राजस्थान के जनजाति बाहुल्य क्षेत्र निम्न 3 स्थानों जैसे बांसवाड़ा जिले की तलवाड़ा पंचायत समिति, लोधाग्राम, खैरवाड़ा, उदयपुर एवं सरदारपुरा, ग्रीवा और उदयपुर शहर के एकलव्य क्षेत्र छात्रावास संचालित है। तो आप इनको याद ना रखें, आप तो इतना सा याद रख लेना, एकलव्य योजना से संबंधित क्या है? जनजाति के छात्रों को खेल का प्रशिक्षण देना। एकलव्य योजना संचालित की जाती है, तो ये की जाती है जनजाति आयोग द्वारा। नेक्स्ट चैप्टर अपना सांस्कृतिक रीति रिवाज एवं सामाजिक कुरीतियाँ, इसको भी आज ही पढ़ लेते हैं। चलो कंप्लीट करते हैं। हिंदुओं की सामाजिक एवं धार्मिक संस्कृति में कितने संस्कार संपन्न करवाए जाते हैं? तो ये करवाए जाते हैं 16। इसको थोड़ा स्पीड से पढ़ लेते हैं। सामाजिक कुरीतियाँ, रीति रिवाज, ठीक है। कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। हिंदुओं में कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। गर्भसूत्र, गर्भधारण से अंत्येष्टि तक बोले तो, गर्भधारण से लेकर अंत्येष्टि बोले तो मरने तक कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं तक एक शोभा यात्रा ली जाती है, उसे क्या कहते हैं? जलवा समारोह। क्या कहते हैं? जलवा समारोह है। बोले तो कुआं पूजन भी बोल सकते हैं हम, तो उसे क्या कहते हैं? जलवा समारोह है। राजस्थान में बालक के जन्म के कुछ दिन बाद बालक की मां को कुएं पर ले जाकर पूजा की जाती है, इसे जलवा पूजन कहते हैं। याद रखना, देवर आगे आगे चलता है तलवार लेके, उसके जो साफा होता है उससे उसके पल्लू को बांध देते हैं, महिला के लुगड़ी को या साड़ी को, और फिर वे चलते हैं, आगे जाके महिला को ले जाया जाता है, वहाँ पे कुआं पूजन किया जाता है, तो उसे जलवा पूजन कहते हैं। पुत्र जन्म होने पर बच्ची की माता के पीहर पक्ष की ओर से क्या आता है? जामना आता है, बोले तो वस्त्राभूषण दिया जाता है। एक बार पुत्र के जन्म के अवसर पर बालक और उसके परिवार को ननिहाल पक्ष द्वारा वस्त्र व आभूषण दिए जाते हैं। यह रिवाज कहलाता है जामना। सब जानते हो आप, जामना कहते हैं। जुड़ल्या क्या है? जड़ूल्या। तो जड़ूल्या भी आप जानते हो, चूड़ा कर्म है ये, बच्चे के क्या सर मुंडवाया जाता है, तो हम समझ गए होंगे। जड़ूल्या, वही जड़ूल्या संस्कार है, चूड़ा कर्म। राजस्थान में बच्चे के 2 या 3 वर्ष के हो जाने पर बच्चे को किसी तीर्थ स्थान पर ले जाकर उसके केस मुंडवाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं जड़ूल्या या मुंडन, जिसे हम चूड़ा कर्म कहा जाता है। आगे आते हैं, कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? तो जन्म से कौन सा है? जड़ूल्या है। मौशर, ये मरने के बाद होता है, मरने पर एक रसोई दी जाती है, वो है मौशर। शामेला, शामिल बानी, ये से संबंधित नहीं है, तो जन्म से संबंधित कौन सा है? जड़ूल्या। किस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं, उसे कहते हैं जड़ूल्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान लोक जीवन में ढूंढ है, तो ढूंढ क्या है? ये बच्चे के जन्म की पहली होली पर प्रसूता के पीहर पक्ष की ओर से किया जाने वाला संस्कार, ये है अपना ढूंढ। याद रखिएगा, ढूंढ बच्चे के जन्म के पहली होली पर प्रसूता, जो उसकी माँ होती है, ओके,
पीहर पक्ष की ओर से किया जाने वाला संस्कार। ढूंढ बच्चे के जन्म के बाद प्रथम होली पर ननिहाल पक्ष की ओर से उपहार, कपड़े, मिठाई व फूल भेजे जाते हैं, उसे ढूंढ कहते हैं। कौन से पर्व के मौके पर ढूंढ बांटा जाता है? तो ये कब? होली के पर्व पर, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। गौणा रस्म किससे संबंधित है? तो गौणा विवाह से संबंधित है। किससे संबंधित है? विवाह से। गौणा विवाह से संबंधित है। गौणा अथवा मुकलावा अथवा आणो फेरों के बाद लड़की का ससुराल में आना जाना इस रस्म के बाद शुरू होता है। किससे? गौणा से। इस रस्म में लड़की वाले वर पक्ष के परिवार वालों को कुछ वस्त्र पे नगद देते हैं और मुकलावा कर देते हैं। बोले तो आना जाना हो जाता है। यदि ये गौणा नहीं करते तो फिर एक बार जाते, फिर वो जो रोक लेते हैं इसके बाद में आइए, मतलब साल 2 साल के रोक देते, फिर गौणा करना ही होता है। साल भर करते हैं कुछ लोग, तो कुछ साल करते 2 साल बाद। तो ये याद रखिएगा। आगे आते हैं, रीति रिवाजों में आणो क्या है? आणो क्या है? तो आणो है विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना। विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना आणो कहलाता है। आगे आते हैं, राजस्थान में औलंदी क्या है? याद रखनी है, बड़े अच्छी चीज़ है औलंदी, क्योंकि लड़की की जो वधू आती है उसके साथ में एक और आती है, एक और लड़की। तो देखना, नववधू के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री एक और जो साथ में जाती है उसे औलंदी कहते हैं। पहले जाती थी, अब तो कोई नहीं जाता, फिर भी आप याद रखना, औलंदी नववधू के साथ में जाने वाली लड़की या स्त्री। स्त्री तो कौन जाता है, लड़की ही जाती है, तो उसे औलंदी कहते हैं। राजस्थानी संस्कृति में नववधू के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री को औलंदी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस राजस्थानी परंपरा में विवाह से पहले दुल्हन और दूल्हे को धागे से बांधा जाता है? विवाह से पहले, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। विवाह से पहले दुल्हन और दूल्हे को धागे से बांधा जाता है और विवाह के बाद धागा हटा दिया जाता है। तो वह अपना कंकन दौड़ना, या ये कंकन दौड़ना आप जानते होंगे, तो कंकन दौड़ना। शादी से लगभग 5 दिन पहले गणेश पूजन होता है, जिसमें कंकन दौड़ना की रस्म होती है। लड़का और लड़की को 7 गांठों वाला कंकन डोरा पहनाया जाता है। कंकन डोरे पर सुपारी और राई बंधी होती है। इस रस्म के बाद लड़का और लड़की शादी तक घर से बाहर नहीं निकल सकते। शादी के अगले दिन दुल्हा दुल्हन एक दूसरे का कंकन डोरना खोलते हैं। उन्हें कंकन डोरे की 7 गांठें एक साथ से खोलनी होती है, एक हाथ से खोलनी होती है। याद रखना, किससे? एक हाथ से खोलनी होती है। तो एक चीज़ बात बता देता हूँ मैं आपको, जिसकी शादी हो गई तो वो तो ऐसी फीलिंग ले रहा है बड़े मज़े से। आगे आते हैं, क्योंकि उन्होंने खोली है तो उसकी फीलिंग तो कुछ अलग ही होगी इस वक्त। राजस्थान में बड़ार क्या है? तो बड़ार क्या है? ये सामूहिक प्रतिभोज है। बड़ार क्या है? सामूहिक प्रतिभोज है। और ये बड़ार दी कब जाती है? जब लड़का वाला देता है, कहने मतलब शादी हो जाने के बाद बड़ार देता है। देखिए, विवाह के उपलक्ष्य में दूसरे दिन सामूहिक प्रतिभोज होता है। मतलब शादी हो जाने के बाद दूसरे दिन सामूहिक प्रतिभोज होता है, जिसमें वर पक्ष अपने सगे संबंधियों को भोजन करवाता है, जिसे बड़ार या प्रतिभोज कहते हैं। आगे आते हैं, राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है? जानोटन क्या है? तो ये वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज होता है। वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज होता है जानोटन। आगे आते हैं, वर पक्ष की तरफ से दिया जाने वाला भोज होता है जानोटन। निम्न में से तोरण का संबंध है? तो भाई तोरण तो सब जानते हैं। विवाह के समय किसने तोरण नहीं मारा? तो कमेंट में बताइए एक बार। और किसने मार लिया तोरण, इसको भी बताइए।
तोरण जब वर वधू वाले पक्षों के घर पहुंचता है, क्या होता है, जब वर वधू पक्ष वालों के घर पहुंचता है तो वह वधू के घर के मुख्य दरवाजे पर बंधे तोरण को नीम या झाड़ी की छड़ी द्वारा 7 बार छूता है, जिसे शुभ माना जाता है। आजकल तो बनी बनाई डंडी ले जाते, पता नहीं वो किसकी होती है। आगे आते हैं बेनोटा। तो किसी की भी हो तोरण मारना होता है। बेनोटा क्या है, उस वक्त तो भाई लाडी दिखती है उसको। तो बेनोटा क्या है, तो बेनोटा है दुल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियाँ। बेनोटा क्या है, दुल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियों को क्या कहा जाता है, बेनोटा कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, इसको भी बताऊं क्या, चलो देख लो। जूते अथवा जूती की जरबा, पैजार, पगरखी, पखरखा, मोचड़ी आदि शब्दों का प्रयोग होता है। विवाह उत्सव पर वर वधू के लिए बनने वाली जूतियाँ चौवाली कहलाती है। इस पर जरी का काम होता है। दूल्हे की जूतियाँ बेनोटा कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है, तो ये कर्णभेद नहीं है। कर्णभेद का मतलब कान छेदना होता है दोस्तों, तो ये नहीं है। जबकि कंकण बंधन, बंदोली, सामेला ये विवाह से संबंधित है। सामेला, बिंदौली, कंकण बंधन बोले तो कंकण डोना, तो ये विवाह से संबंधित है। जबकि कर्णभेद तो कान छेदते समय कानों को छेदा जाता है। वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य किया जाता है। अरे सब जानते हो आप इसको, क्या कहते हैं इसे, टूटिया क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टूटिया। जिस प्रकार अपन बारात लेकर दूल्हे लेके बारात चले जाते हैं, इसके बाद मौज की जो गांव की महिला होती है वहाँ की, वे क्या करती है, टूटिया करती है। ऐसे ही मतलब दूल्हा बनती है औरतें, लाडी भी बनती है, फेरा होता है उनका भी, इसी प्रकार वे भी एंजॉय टाइप में टूटिया करती है। देखिए, टूटिया वर पक्ष की बारात जब वधू पक्ष के घर गई होती है तो वर पक्ष की महिलाएं गीत व नाटक द्वारा अपनी खुशियां व्यक्त करती है, जिसे टूटिया कहा जाता है। चिकनी कौथली। चिकनी कौथली क्या है, तो ये चिकनी कौथली है शादी की एक रस्म है। क्या है, शादी की एक रस्म है। वर पक्ष द्वारा वधू के लिए भेजे गए वस्त्र, गहने, मेवा, मिठाई आदि को चिकनी कौथली कहते हैं। चिकनी कौथली, अरे चिकनी यानी कुछ तो होगा उसमें भाई। चिकनी कौथली है तो उसमें क्या होता है, वस्त्र, गहने, मेवा, मिठाई होते हैं। किसके लिए, वधू के लिए। किसके लिए, वधू के लिए। जो कौन भेजता है, वर पक्ष। आगे आते हैं। बारात के स्वागत की रस्म को कहा जाता है, उसे सामेला कहा जाता है। याद रखना, इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। बारात की स्वागत की रस्म को कहा जाता है सामेला। आगे आते हैं। राजस्थान में जब बारात वधू पक्ष की यहाँ पहुँचती है तो नाई बारात आगमन की सूचना लड़की वालों को देता है। इसके बाद लड़की वाले बारात की आगवानी करते हैं, जिसे सामेला या ठुमाब या मधुपर कहते हैं। इसके अंतर्गत लड़की वाले वर की टीका लगाकर भेंट देते हैं। वर को क्या करते हैं, टीका लगाकर भेंट देते हैं। सामूला जान गए आप? तो वर की बारात के स्वागत की रस्म है क्या, सामेला। आगे आते हैं। राजस्थान में सामेला शब्द किस अवसर पर प्रयोग किया जाता है, तो ये विवाह के समय किया जाता है। कंकण डोरना। कंकण डोरना आप जान गए। बिंदौली एवं सामेला राजस्थान में किस अवसर से संबंधित है, तो ये विवाह से संबंधित है। निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है, तो विवाह से है अपना टीका का। किसका, टीका का। गोद लेना तो आप जानते हो, किसी भाई की लड़के को गोद लेना, जिसके बच्चे नहीं होते हैं तो वो भाई के बच्चे को गोद ले लेता है। जड़ूलिया, ये बच्चे के जो सर मुंडवाया जाता है उसे जड़ूलिया। पनघट पूजन, इसे जलवा पूजन भी कहते हैं।
विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय क्या बन्ना बन्नी के गीत गाए जाते हैं या बिंदौली के, तो गाए जाते हैं बिंदौला के। विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय बिंदौला के गीत गाए जाते हैं। आइए, बिंदौला विवाह के पूर्व वाले दिनों में इष्ट मित्र या सगे संबंधियों द्वारा दूल्हे या दुल्हन को दिया जाने वाला भोज जिस पर बिंदौला गीत गाए जाते हैं। बिंदड़ी या जानते हो ना, तो बिंदौला गीत गाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है? तो ये विवाह से संबंधित है। जलवा पूजन है नहीं है, ये बच्चे के जन्म पर महिला कुआं पूजन जाती है। जड़ूला बच्चे के सर मुंडवाया जाता है। मौसर मर जाने के से बाद, ये क्या मर जाने से पहले या बाद में जो भोज दिया जाता है वो है। जबकि मूठ भराई ये विवाह से संबंधित है। देखिए, बारातियों के बीच बैठाकर वर के सामने थाल में रुपए रखकर उसको मुट्ठी में कलदार रुपए लेने को कहा जाता है। निकट संबंधी व मित्र वर को उपहार आदि देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की संस्कृति में मुगधड़ा क्या है? तो मुगधड़ा क्या है? राजस्थानी संस्कृति में मुगधड़ा है भोजन पकाने के लिए लड़कियां जो विनाय की स्थापना के पश्चात लाई जाती है। भोजन पकाने के लिए लड़कियां जो विनाय की स्थापना के पश्चात लाई जाती है, गणेश जी पूजन के बाद लाई जाती है, उसे कहते हैं मुगधड़ा। नाता क्या है? तो नाता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाता है रिश्तों का नाम। तू काहे लगे हमारे नाते में, तो ये नाता रिश्तों का नाम है। तो रिश्तों का नाम, जैसे तू मेरे फूफा जी लागे, तुम्हारी बुआ जी लागे, तो वो रिश्तों के नाम होते हैं। नाता हमारे नाते में कहीं लागे, तो वह समझ गए होंगे। नाता राजस्थान में प्रचलित है। पुनर्विवाह की प्रथा जिसमें सहमति के आधार पर पत्नी अपने पति को छोड़कर बिना किसी औपचारिक रस्मों के किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है। याद रखना, नाता राजस्थान में प्रचलित पुनर्विवाह की प्रथा जिसमें सहमति के आधार पर पत्नी अपने पति को छोड़कर बिना किसी औपचारिक रस्मों के किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है। नाता समझ में आ गया होगा दोस्तों। नाता क्या है? रिश्तों का नाम होता है नाता वैसे तो, लेकिन नाते में क्या होता है भाई, एक स्त्री पुनर्विवाह की प्रथा जिसमें सहमति के आधार पर पत्नी अपने पति को छोड़कर बिना किसी औपचारिक रस्मों के किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है, उस नाता जोड़ लेती है वो। विवाह से संबंधित प्रथा नहीं है तो कौन सी नहीं है? तो भाई सामेला है। सामेला क्या है? अरे, जब दूल्हा आता है तो उसको उसकी खातिरदारी करते हैं, तो वहाँ के आदमी आते हो तो उसकी स्वागत करते हैं, उसे सामेला कहते हैं। मुगधड़ा अभी पढ़ के आए थे। बाण तो खैर नहीं पढ़ा, लेकिन सातरबाड़ा ये विवाह से संबंधित नहीं है। अब सातरबाड़ा क्या है? तो मृतक की जब अंत्येष्टि क्रिया संपन्न नहीं हो जाती, मृतक की जब तक अंत्येष्टि क्रिया संपन्न नहीं हो जाती तब तक उसके घर पड़ोस में चूल्हे नहीं जलाए जाते। अंत्येष्टि क्रिया में गए हुए व्यक्ति घर आकर स्नान कर मुखिया के घर जाकर उन्हें सांत्वना देते हैं, तो उसे सांतरबाड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांतरबाड़ा कहा जाता है। मृतक को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त बांस या लकड़ी की अर्थी को कहा जाता है, तो उसे बैकुंठी कहा जाता है। बैकुंठी है ना, उसे बैकुंठ ले जाएगी वो आदमी को, जो मरे हुए आदमी को कहाँ ले जाएगी? बैकुंठ ले जाएगी, उसे बैकुंठी कहा जाता है। आगे चले, भदर का संबंध किससे है? तो भदर क्या चीज़ है? तो ये अंत्येष्टि संस्कार है। कैसा संस्कार है? अंत्येष्टि संस्कार है भदर का संबंध किससे है? तो ये अंत्येष्टि संस्कार है। भदर राजस्थान में
बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके परिवार वालों द्वारा दाढ़ी व सिर के बाल कटवाए जाते हैं, जिसे भदर कहा जाता है। आगे आते हैं, मौसर क्या है? तो ये मौसर काफ़ी बार जब से क्वेश्चन परेशान कर रहा था, तो ये मृत्यु भोज की प्रथा ये तो अपन जानते हैं, लेकिन ये मौसर है क्या? तो देखिए, राजस्थान में व्यक्ति की मृत्यु के 12वें दिन ब्राह्मण से हवन करवाकर ब्राह्मणों व संबंधियों को भोजन करवाया जाता है, जिसे मौसर कहा जाता है। अब समझ में आ गया मौसर क्या है? चलो तो आगे बढ़ते हैं। मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान में कौन सा एक नाम है? तो वह है मौसर। 12वें दिन जो अपन क्या बोलते हैं, उसे नुक्ता बोलते हैं। ठीक है, तो नुक्ता बोलते हैं, उसको हम मौसर कहते हैं। राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं? मौसर कहते हैं। मौताना प्रथा क्या है? तो मौताना प्रथा से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो मौताना प्रथा भाई मौत हो जाने के बाद व्यक्ति को क्या मूल्य चुकाना होता है? हर्जाना देना पड़ता है। तो किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना, मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना होता है, उसे मौताना। कहने का मतलब किसी से टक्कर हो गई तो वो इसके बाद उस व्यक्ति को हर्जाना देना होगा कि 2-5 लाख जितना होता है, तो उसे ही बोलते हैं मौताना। इतना याद रखना है, बोले तो हर्जाना वसूलना। मौताना, मरने के बाद खून खराबे के बीच हर्जाना वसूलना। उदयपुर संभाग के आदिवासियों में प्रचलित सामाजिक प्रथा है, जिसमें आरोपित पक्ष द्वारा तय जुर्माना नहीं भरा जाता, तो उत्तरदायी माने जाने वाले घर बेवसव संबंधियों पर हमला बोल दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है? तो ये पानीवाड़ा नहीं है। कौन सी नहीं है? पानीवाड़ा नहीं है। पानीवाड़ा क्या है? तो पानीवाड़ा व्यक्ति की मृत्यु के समय सब लोग एकत्रित होकर स्नान करके शोकायुक्त को सांत्वना देते हैं, इस प्रकार के स्थान को पानीवाड़ा कहा जाता है। रात्रि भर जागरण को क्या कहते हैं? रात्रि भर जागरण क्या कहलाता है? तो उसे औजकव कहा जाता है। औजकव कहा जाता है। आइए इसके बारे में समझते हैं। आगे क्वेश्चन आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग के समाज से था? त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग के समाज से था? तो ये क्षत्रिय से समाज था, क्षत्रिय से संबंधित था त्याग प्रथा। आइए इसके बारे में समझते हैं। त्याग प्रथा, इस प्रथा के अंतर्गत राजपूत जाति में विवाह के अवसर पर दूसरे राज्यों में चारण, भाट, ढोली आदि आकर लड़की वाले से मुंह मांगी दान दक्षिणा मांगते थे। इससे लड़की वालों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो जाती थी। 1841 ईस्वी में जोधपुर में, 1844 ईस्वी में बीकानेर तथा जयपुर में इसके विरोध में नियम बनाए गए थे। तो ये राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किससे है? क्षत्रियों से है। आगे आते हैं। सागड़ी प्रथा का अन्य उपनाम क्या है? तो सागड़ी प्रथा बंधुआ मजदूरी प्रथा है। बंधुआ मजदूरी प्रथा है सागड़ी प्रथा। इसका अन्य नाम है बंधुआ मजदूर प्रथा। ये तो आप जानते होंगे बस, और क्या है। राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो ये घरेलू दास के लिए प्रयुक्त होते हैं। दरोगा, चाकर, चेला, गोला ये किसके लिए? घरेलू दास के लिए होते हैं। 1833 ईस्वी में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय किस रियासत को है? तो ये कोटा रियासत को। कन्यावध ये कानून बनाया था कोटा में। भाई 1 घंटा 9-10 मिनट हो गई है, आगे बढ़ते हैं। कन्यावध राजस्थान में सर्वप्रथम इस प्रथा पर रोक कर हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय कोटा राज्य ने 1833 ईस्वी में लाई गई थी। याद रखना ये कन्यावध।
आगे आते हैं, राजपूतों में किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया? तो ये किया था राव राम सिंह ने। राव राम सिंह ने कन्यावध को रोकने का प्रयास किया था। और कब किया था? 1833 ईस्वी में। राव राम सिंह कहाँ का शासक था? कोटा का शासक था। तत्पश्चात महाराज विष्णु सिंह, ये कहाँ के थे? बूंदी के थे। इन्होंने 1934 में रोक लगाई थी। और बीकानेर महाराणा रतन सिंह ने 1837 में, दोस्तों 1934 नहीं, 1834 है ना, और 1837 ये बीकानेर में रतन सिंह ने। टाइम ज़्यादा हो जाते तो थक जाते, पूरी बात ये है। पानी भी पीना नहीं होता है तो समस्या तो होती है ना। फिर लगातार क्लास। जोधपुर के महाराणा मान सिंह ने 1839 ईस्वी में, उदयपुर महाराणा स्वरूप सिंह ने एवं जयपुर में 1844 ईस्वी में कन्यावध पर रोक लगाई थी। गैर कानूनी घोषित किया गया था कन्यावध को। तो जयपुर ने कब लगाई थी? 1844 ईस्वी में। जोधपुर ने कब लगाई थी? और इसमें मान सिंह था, उसने 1839 में लगाई थी जोधपुर ने। सबसे पहले किसने लगाई थी? 1833 में कोटा ने लगाई थी। जयपुर राज्य में कन्यावध किस वर्ष? तो अभी पूछा हुआ क्वेश्चन मैंने बोला था इसको, 1844 ईस्वी में। किस राजपूत राज्य ने 1844 में कन्या भ्रूण को गैर कानूनी घोषित किया? अरे आप समझ के होगी, क्योंकि जयपुर बड़ी सिटी और इम्पोर्टेंट है। या तो पहली को पूछा जाता है या इम्पोर्टेंट सिटी को। तो ये थी जयपुर। तो पहली कौन सी थी? कोटा थी। तो कोटा में कब लगी थी? 1833 ईस्वी में। और जयपुर में 1844 में। 18वीं शताब्दी के किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए गए थे? तो ये किए गए थे सवाई जयसिंह द्वारा। सवाई जयसिंह द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए गए थे 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में आपको पता है ना, 1727 ईस्वी में जयपुर की स्थापना की थी। तो 18वीं शताब्दी तो थी वो। तो उसमें कौन थे? सवाई जयसिंह थे। सवाई जयसिंह द्वितीय पहला हिंदू राजा था जिसमें विधवा पुनर्विवाह को वैधता प्रदान करने हेतु नियम बनाए, उन्हें लागू करने का प्रयास किया। यह पहला शासक था जिसने अंतरजातीय विवाह प्रारंभ करने का प्रयास किया। आगे आते हैं, जयपुर के किस शासक द्वारा राजपूत जाति में विवाह एवं श्रद्धा प्रथा के व्यय को कम किया गया? तो ये किया गया था सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह के समय विवाह में एवं श्रद्धा में श्राद्ध प्रथा में, श्राद्ध यानी मर जाने के बाद है ना, श्राद्ध करते हैं, तो श्राद्ध प्रथा में व्यय को कम किया गया था। ये किया गया था सवाई जयसिंह के समय। मार्च 1888 ईस्वी में बाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, जिसमें मृत्यु भोज संबंधी खर्च को कम करने का प्रयास पारित किया गया था? तो ये किया गया था अजमेर में। आप कह दो तो दोस्तों थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा दो, चलो दो, एक पेज है शायद, एक दो पेज होगा। राजस्थान में समाधि लेने की कुप्रथा को गैर कानूनी घोषित करने का कार्य सर्वप्रथम किसने किया? तो ये किया था मेजर लुड्लो ने। मेजर लुड्लो ने समाधि लेने की प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। आगे बढ़ते हैं, अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम किस रियासत ने बनाए थे? तो ये बनाए थे अलवर रियासत ने। अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत ने बनाए थे। आगे आते हैं, तो आपको बता देता हूँ 10 दिसंबर 1903 को अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह को निषेध घोषित किया। राजस्थान में बाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के निर्णय अनुसार जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के समय उसके प्रधानमंत्री प्रताप सिंह ने सन 1885 ईस्वी में बाल विवाह प्रतिबंधक कानून बनाया। आगे बढ़ते हैं, अप्रैल 1930 ईस्वी में बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता कौन थे? तो ये थे राय बहादुर हरबिलास। बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता थे राय बहादुर हरबिलास। अजमेर निवासी राय बहादुर हरबिलास शारदा ने बाल विवाह का विरोध किया और 1929 में शारदा एक्ट के नाम से बाल विवाह विरोधी कानून पास किया।
डाकन प्रथा मुख्य रूप से किस जनजाति से है? तो ये है भील एवं मीणा जनजाति से है डाकन प्रथा। डाकन प्रथा का मतलब होता है चुड़ैल। चुड़ैल प्रभावित स्त्री को डाकन होने का आरोप लगाकर मार डालने की कुप्रथा को डाकन प्रथा के नाम से अभिहित किया जाता है। पूर्व में भील व मीणा में डाकन प्रथा विद्यमान थी। इसको सर्वप्रथम अक्टूबर 1853 ईस्वी में उदयपुर राज्य ने गैर कानूनी घोषित किया। इसको सर्वप्रथम डाकन प्रथा को, ये याद रखिएगा, किसने किया था? स्वरूप सिंह ने। आगे आते हैं, उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो ये लगाया गया था 1953 ईस्वी में। इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध कब किया गया था? तो ये किया गया था सर्वप्रथम किस जिले की बात चल रही है? तो ये जयपुर ने सती प्रथा पर सर्वप्रथम निषेध लगाया था। सती प्रथा मना कर दिया सती होने के लिए। आइए, राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा किया गया था। सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा ब्रिटिश प्रभाव से राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा को बूंदी नरेश राव विष्णु सिंह ने 1822 ईस्वी में गैर कानूनी घोषित किया। तत्पश्चात 1825 ईस्वी में बीकानेर में अलवर नरेश महाराजा बन्ने सिंह ने 1830 ईस्वी में, जयपुर नरेश राम सिंह द्वितीय ने 1844 ईस्वी में और डूंगरपुर नरेश महारावल डूंगर सिंह ने 1844 ईस्वी में, बांसवाड़ा नरेश लक्ष्मण सिंह एवं प्रताप सिंह महारावल गणपति ने 1861 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दंडनीय अपराध बना दिया। आगे आते हैं, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने निम्न स्थलों पर सती प्रथा रोकने के आदेश दिए। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए, अलवर में दिया था 1830 में, जयपुर में 1844 में, जोधपुर में 1848 में, डूंगरपुर में देख छप्पर में नहीं, ये गलत है दोस्तों। अभी हम पढ़ के आए हैं, आपको याद है सब। देखिए, डूंगरपुर की बात चले तो डूंगरपुर में 1844 में चल रही है, ये इसमें 56 ऑप्शन दे रखा है। आगे आते हैं, तो एक बार फिर से अलवर में 1830 में, जयपुर में 1844 में, जोधपुर में 1848 में और डूंगरपुर में 1844 में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। आगे आते हैं, जयपुर का इम्पोर्टेंट रखना 1844, अलवर 1830। और सबसे पहले की बात आपको बता देता हूँ, सबसे पहले की आपको पहले बता चुका हूँ ऑप्शन में। सती प्रथा पर सर्वप्रथम निषेध लगाया था किसने? जयपुर में निषेधित की गई थी बिल्कुल, जबकि जयपुर में तो थोड़ा लेट की गई थी मेरे हिसाब से, लेकिन इससे पहले तो बूंदी ने भी कर दी थी। आगे आते हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल नहीं देते हैं, तो जयपुर में 1844 माना गया है। सती प्रथा को सर्वप्रथम सबसे पहले कब और कहाँ गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो ये किया गया था, देखो ये सत्य है, 1822 ईस्वी में बूंदी में। तो ये पूछा क्या है इस क्वेश्चन में? देखो, एक मिनट थोड़ा सा वेट कर लीजिए। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेधित की गई थी, तो ये जयपुर में की गई थी सती प्रथा सर्वप्रथम निषेधित। ओ दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें ऑप्शन के हिसाब से चलना है। बूंदी नहीं है ना, बूंदी 1822 है, तो इनसे तो पहले की गई थी जयपुर में। तो यहाँ पे एक बार फिर से देखिए, जोधपुर जयपुर में 1844 में, डूंगरपुर में 1844, बांसवाड़ा नरेश लज, इससे पहले किसी ने की क्या? नहीं की थी, बिल्कुल सही बात है। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना होगा। आगे आते हैं, तो यहाँ पे सती प्रथा को सबसे पहले कब और कहाँ गैर कानूनी घोषित किया? तो ये किया था 1822 ईस्वी में बूंदी में, ये सत्य है। रूपकुमार नामक महिला किस घटना से संबंधित है? तो ये भाई हुई थी, सती हुई थी, और कहाँ हुई थी? ये देखिए, सती प्रथा इसके अनुसार राजपूत स्त्री अपने पति की मृत्यु के बाद पति के साथ चिता में जल जाती है। 8 सितंबर 1987, 4 सितंबर 1987 में दिबराला, ये कहाँ पड़ता है? नीम का थाना, सिक्कर,
तो ये सीकर में है, नीम का थाना, मतलब अलग से जिला नहीं बना है। तो 8 सितंबर 1987 में दिबराला सीकर में स्वरूप कंवर जो अपने मृत पति माल सिंह शेखावत के साथ सती हुई, तब इस प्रथा के विरुद्ध राजस्थान सरकार ने राजस्थान सती निवारण अध्यादेश 1987 लागू कर इस पर कानूनी रोक लगाई थी। सती रोकथाम अधिनियम 1987 कानून किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया था? तो यह था राजस्थान सरकार द्वारा 1987 सती रोकथाम। तो ये रूप कंवर जब सती हुई थी 1987 में, तब इस पे पूर्ण रूप से रोक लगा दी थी सती प्रथा पर। सती अधिनियम को राजस्थान सरकार द्वारा कब लागू किया गया था? तो ये 1987 में लागू किया गया था। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी, तो ये हुई थी हर्षवर्धन के काल में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। देखिए इसके बारे में, भारत में बाल विवाह का प्रचलन हर्षवर्धन के काल में हुआ। बाणभट्ट रचित हर्षचरित के अनुसार हर्षवर्धन की छोटी बहन राजश्री, जो कि अल्पवयस्क कन्या थी, का विवाह कन्नौज के शासक गृहवर्मा के साथ हुआ। वह बाल विवाह का पहला लिखित प्रमाण देखने को मिलता है। आगे आते हैं लोक जीवन। तो दोस्तों आज तो नहीं पढ़ सकते इसको, ठीक है। जब तक ले जय हिंद, राधे राधे। और कमेंट में कुछ मैसेज तो करके बताएं कि भाई कैसी रही क्लास अपनी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जब के लिए राधे राधे।